चर्चा कर ली थी थोड़ा सा. द चैप्टर्स नेम इज स्टाफिंग. सो प्यारे दोस्तों, एक बार प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट बताना. मैनेजमेंट एज ए प्रोसेस में पहला स्टेप क्या था भैया? प्लानिंग. प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग के बाद स्टाफिंग. दिस स्टाफिंग के बाद डायरेक्टिंग. डायरेक्टिंग के बाद कौन सा एलिमेंट? एसेंस ऑफ मैनेजमेंट होता है. कोऑर्डिनेशन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट होता है. और ये प्रोसेस में कभी चलता है, कभी नहीं चलता है, या साइमल्टेनियसली चलता है. सो एक ये कोऑर्डिनेशन को ध्यान रखना भैया. सो स्टाफिंग के अंदर हमने मीनिंग पढ़ा था. मीनिंग के अंदर सबसे कीमती वर्ड था मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड कंपनसेटिंग, प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल. इसके अंदर इन सारी चीज़ों में से 3 चीज़ें मेन थी. कोई याद दिलाओ जिस पे ही सारा चैप्टर बना है. पहली चीज़ गुड, रिक्रूटमेंट. रिक्रूटमेंट के बाद सिलेक्शन. सिलेक्शन के बाद ट्रेनिंग. को पूरा बोले तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होता है प्यारे दोस्तों. और 3 चीज़ों को जोड़ें तो क्या बनता है वर्ड? स्टाफिंग. क्लियर है ना भैया? सो प्यारे दोस्तों, स्टाफिंग के अंदर हमने कुछ फ़ायदे ये सारे के सारे पढ़ लिए थे. सो प्यारे दोस्तों, प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग भी हमने कर लिया था. प्यारे दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे? मैन पावर एस्टिमेट करेंगे. इसमें 2 वर्ड बड़े कीमती थे, वर्क फोर्स एनालिसिस, वर्क लोड एनालिसिस, है ना भैया? सो प्यारे दोस्तों, पहले लोड एनालिसिस एंड देन फोर्स एनालिसिस. फिर आगे चलते हैं दोस्तों. देन क्या था भैया? रिक्रूटमेंट. रिक्रूटमेंट का मतलब बताओ? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंस्पायर करें कि वो जॉब के लिए क्या कर सकें? अप्लाई. मजे से करना, बोल बोल के करना. आप सबको आता होगा. एक तरीके से रिहर्सल है, हम चूक ना जाएं किसी छोटी सी चीज़ से भी, इसीलिए कर रहे हैं. फिर क्या भैया? सिलेक्शन. रिक्रूटमेंट कैसा प्रोसेस है? पॉजिटिव. सिलेक्शन के अंदर हम इट्स अ नेगेटिव प्रोसेस. इसके अंदर जो कैंडिडेट आते हैं उसमें से बेस्ट एप्लीकेबल कैंडिडेट को हम अपॉइंट करते हैं. फिर क्या भैया? प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन. ये नए वर्कर के लिए होता है. उसे सीट डेजिग्नेशन बताते हैं और उसे क्या करना है, कौन उसके वेरी गुड बॉस है, कौन सबॉर्डिनेट्स हैं, वो सारी चीज़ों से बताते हैं. देन क्या भैया? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. कभी होता है, कभी नहीं होता है, या हमेशा चलता रहता है. फिर क्या भैया? परफॉर्मेंस अप्रेजल. एक स्पेसिफिक वर्ड बताओ इसके लिए. वर्कर्स का क्या है? रिपोर्ट कार्ड. तो एक स्पेसिफिक पीरियड के बीच में हम वर्कर को कितने भी जॉब दिए, वो उसको कितने अच्छे तरीके से एफिशिएंटली इफेक्टिवली कंप्लीट किया, ये हम परफॉर्मेंस अप्रेजल में देखते हैं. फिर प्यारे दोस्तों, स्टाफिंग एंड एचआरएम. एचआरएम फुल फॉर्म इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. बहुत बढ़िया दोस्तों. क्या चीज़ ज़्यादा वाइडर है? स्टाफिंग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ही बेबी है. क्लियर है ना भैया? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या करेंगे? पहले ह्यूमन रिसोर्सेज की प्लानिंग करेंगे, फिर स्टाफिंग करेंगे, फिर कैरियर उनका कैसे डेवलप होगा, वर्कर्स का कैरियर हम डेवलप करके देंगे. फिर परफॉर्मेंस देखेंगे, उन्हें मोटिवेट करेंगे, सोशल सिक्योरिटी है या नहीं है ये चेक करेंगे और ऑडिट करेंगे. प्यारे दोस्तों, देन क्या था भैया? रिक्रूटमेंट. रिक्रूटमेंट तक हम पहुंच गए थे. रिक्रूटमेंट का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करें, और खाली अट्रैक्ट ही नहीं करें, वो जॉब के लिए अप्लाई भी करें. तो प्यारे दोस्तों, 2 तरीके थे रिक्रूटमेंट के. कौन कौन से? इंटरनल और एक्सटर्नल. इंटरनल बोले तो अंदर वाले लोगों से ही अपनी वेकेंट सीटों को फुलफिल कर लें. देन एक्सटर्नल बोले तो कहाँ से भैया? बाहर से लोगों को अपॉइंट करें. प्यारे दोस्तों, इंटरनल के क्या क्या तरीके थे? आ जाओ दोस्तों. प्रमोशन एंड ट्रांसफर. पक्का ना भैया? कोई एक और जानता है? एक और होता है, कोई जानकार होता है? प्यारे दोस्तों, इसके अंदर एक तरीका और होता है, जरा ध्यान से सुनना. अगर हमारा कोई वर्कर रिटायर हो गया, केस स्टडी एक याद आई, कंपटीशन एग्जाम में ही आई. प्यारे दोस्तों, कोई वर्कर रिटायर होके चला गया, तो हम उसको दोबारा इमरजेंसी पड़ी तो रिटायर्ड वर्कर को अपॉइंट कर लिया. पुलिस महकमे में और मिलिट्री के अंदर अक्सर ऐसा किया जाता है ना, वार हो तो जितने भी रिटायर्ड पर्सन है उनको कॉल कर लिया जाता है. दैट इज नॉट एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट. कौन सा है भैया? इंटरनल रिक्रूटमेंट. ठीक है ना भैया? प्यारे दोस्तों, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में क्या था भैया? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में क्या करते हैं? जल्दी जल्दी बोलते चलेंगे, सबको बोलने का काम है. तो जो भी पर्सन आता है हमारे पास, उसे डायरेक्ट पकड़ते हैं और बिठा लेते हैं, जॉब दे देते हैं. कैजुअल कॉलर जी, जो भी आता है उसका डाटा इकट्ठा करते रहते हैं, जब जरूरत पड़ती है कॉल कर लेते हैं. फिर भैया एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज. गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो भी बनाती है, वहाँ जाते हैं, वहाँ से रिक्विजिट पर्सन का डाटा लेते हैं, कॉल करके बुला लेते हैं. कैंपस प्लेसमेंट.
हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मैंने स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट्स के अंदर जाते हैं और वहाँ से पर्सनस को लेकर आते हैं। ये इसका खर्चा कम होता है या ज़्यादा होता है? सैलरी कम होती है या सैलरी ज़्यादा देनी पड़ती है? क्यों अच्छा होता है फिर कंपनी के लिए? क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट हाईली टेक्निकल चीज़ों के लिए हमें कोई लोगों की ज़रूरत पड़े तो ये सबसे बेस्ट है। फिर क्या भैया, प्लेसमेंट एजेंसी आजकल ऑनलाइन है ऑफलाइन है या दोनों है। एग्जाम्पल ऑनलाइन का naukri.com। सो प्यारे दोस्तों, एजेंसीज के पास जाते हैं, उनसे डाटा लेते हैं, देन कॉल करके लोगों को बुला लेते हैं। देन क्या भैया, एडवर्टीजमेंट के मीडिया बताओ कौन कौन से होते हैं? पेपर मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। सो इन मीडिया से हम कॉल करते हैं और एडवर्टाइज करते हैं, लेकिन ये खर्चीला कम है या ज़्यादा है? लेकिन इससे मास पीपल्स को हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर क्या भैया, ये आजकल बहुत चल रहा है। कॉन्ट्रैक्टर के अंदर हम लोगों को नहीं करते, एक ठेकेदार को, एक कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ लेते हैं और उसे काम दे देते हैं। वो अपने आप ही सारी लेबर को रिक्रूट करता है, काम कराता है प्यारे दोस्तों, एंड हमारा काम पूरा हो जाता है। इससे हमारे को सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या होता है? हाँ, लेबर एक्ट के अंदर हम नहीं आते क्योंकि कोई भी वर्कर हमारे अंडर काम नहीं कर रहा। सो एक एक चीज़ को ध्यान से चलना है। इसकी बहुत सारी केस स्टडी आती है, तो उसके अंदर कहेगा आप XYZ कंपनी के अंदर हैं, आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम के हेड की ज़रूरत है, आपने वेबसाइट के ऊपर एक अपना एक टेलीग्राम पोस्ट किया और फिर लोग आ गए। अभी कौन सा मेथड है रिक्रूटमेंट का? चिल्ला के एडवर्टीजमेंट, है ना भैया? तो इस तरीके से केस स्टडी आएगी, तो इसको आराम से कर लेना, बिल्कुल ध्यान से करना। फिर बेनिफिट ऑफ रिक्रूटमेंट के, इंटरनल रिक्रूटमेंट के क्या क्या फ़ायदे हैं? इंटरनल का तो सबसे बड़ा फ़ायदा है, अंदर के लोग आ गए तो भैया सबसे पहला तो खर्चा तो आना ही नहीं है, एक वेरी इकोनॉमिकल है। फिर अंदर के लोगों को जब हम प्रमोशन देते हैं स्पेसिफिकली, तो उनकी मोटिवेशन लेवल हाई हो जाती है। ये पर्सन को ट्रेनिंग देनी पड़ती है, ये एनवायरनमेंट के बारे में ऑलरेडी ट्रेंड होते हैं। प्यारे दोस्तों, सरप्लस वर्कर किसी डिपार्टमेंट में हो तो वो एडजस्ट भी हो जाते हैं ना भैया। तो इंटरनल के ये सारे फायदे। अब हम आगे चलते हैं एक्सटर्नल के फायदे। एक्सटर्नल के घाटे अगर कोई पूछे तो ये सारे एक्सटर्नल के घाटे हैं। एक्सटर्नल के फायदे की बात करें तो फ्रेश टैलेंट आता है क्योंकि नए लोग मिल जाते हैं। वाइड चॉइस बोले तो ज़्यादातर लोग मिलते हैं। इंटरनल में चॉइस कम होती है, एक्सटर्नल में चॉइस वाइड होती है। हाईली क्वालिफाइड पीपल्स मिल जाते हैं। कम्पिटिटिव पर्सन जो कंपटीशन मार्केट में हमें नई रिसर्च, नई डेवलपमेंट, नई टेक्निक को इंस्पायर कर सकें, ऐसे स्किल्ड पीपल्स को हम आसानी से मिल पाते हैं। फिर प्यारे दोस्तों, पहला क्या था भैया? रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट में ये दो ही चीज़ें हैं, मन में ना चार्ट बना के रखना। क्या क्या है भैया? मीनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट एंड टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट। क्योंकि जब केस स्टडी आएगी ना तो कई बार वो पता ही नहीं चलेगा, तो अपने मन में सारे टॉपिक को बनाना। पहला चैप्टर लगता है, नहीं लगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसा बहुत सारी तुम लगभग 10-12 केस स्टडी ऐसे देखोगे जो लगेगा पता नहीं कहाँ से आ गई। तो उसको चेक कैसे करना है प्यारे दोस्तों? पहला चैप्टर को सोचो, कोई पॉइंट लगा, पहले चैप्टर के 7 पॉइंट हो तो 7 पॉइंट को दिमाग में लाओ, फिर दूसरे के, फिर तीसरे के, फिर चौथे के, कोई ना कोई फिट हो जाएगा। ठीक है ना गोयल? इसी तरीके से करना है दोस्तों। तो सिलेक्शन के अंदर दिस इज अ सिलेक्शन प्रोसेस। इट इज़ अ पॉजिटिव प्रोसेस और नेगेटिव प्रोसेस। तो जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हमें आए उसमें से बेस्ट रिक्विजिट एप्लीकेंट को हम सिलेक्ट करें, देन दैट इज कॉल्ड सिलेक्शन, अपॉइंट करें जॉब के लिए। अब इसके स्टेप्स क्या होते हैं? देयर आर 7 स्टेप्स। सबसे पहले क्या भैया? प्राइमरी स्क्रीनिंग, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग के अंदर हम क्या करते हैं? जो भी एप्लीकेशन आते हैं उनको थॉरली चेक करते हैं और उन एप्लीकेशन में से जो हमारे जिनकी क्वालिफिकेशन या फिजिकल हेल्थ हमारे अकॉर्डिंग नहीं है उन्हें रिजेक्ट कर देते हैं और बाकी को आगे प्रोसेस में लेके चलते हैं। क्लियर है ना? इससे बहुत सारी एप्लीकेशंस को हम हटा लेते हैं। फिर रेस्ट ऑफ द एप्लीकेंट को हम किसके लिए इनवाइट करते हैं? सिलेक्शन टेस्ट के लिए। किसके लिए भैया? अब सिलेक्शन टेस्ट में देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ टेस्ट। वेरी फर्स्ट टेस्ट इज कॉल्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। कौन सा टेस्ट मेरे दोस्तों? एप्टीट्यूड के अंदर हम एप्टीट्यूड टेस्ट, जैसे अभी हम लोग अगला सब्जेक्ट रीजनिंग पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड एप्टीट्यूड। वेरियस कंडीशन में माइंड कैसे रिटेलिएट करता है और कितना लॉजिकली सोचता है, दैट इज कॉल्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। फिर क्या भैया? पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट में पर्सनैलिटी कैसी है उस पर्सन की, क्लियर है ना? बोलता कैसा है, दिखता कैसा है, चलता कैसा है। फिर प्यारे दोस्तों क्या? ट्रेड टेस्ट। जिस ट्रेड में हमारा बिजनेस परफॉर्म करता है उस ट्रेड के बारे में उस कैंडिडेट को कितनी जानकारी है। फिर इंटरेस्ट टेस्ट। उस कैंडिडेट का इंटरेस्ट अपने आप से इनिशिएट एक्शन करने के लिए कितना ज़्यादा है। तो कौन कौन से टेस्ट में दोबारा बताओ? एप्टीट्यूड टेस्ट,
पर्सनालिटी टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट, सब तरह के टेस्ट हो रहे हैं। अभी हम भी कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं, हमारा भी सब तरह के टेस्ट हो रहे हैं प्यारे दोस्तों। इसमें बस पर्सनालिटी टेस्ट को अभी वो ज़्यादा तवज्जो नहीं देंगे। फिर सिलेक्शन टेस्ट के बाद जिन कैंडिडेट्स को हम पसंद करेंगे उनको किसके लिए कॉल करेंगे, इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के अंदर फेस टू फेस बैठेंगे और फेस टू फेस चेक करेंगे। इंटरव्यू के बाद क्या करेंगे भैया, सिलेक्शन डिसीजन के बाद सारा काम खत्म नहीं होगा। सिलेक्शन डिसीजन के बाद उनका क्या लेंगे, मेडिकल टेस्ट कराएंगे। मेडिकल टेस्ट बहुत जरूरी है ना, ताकि हमारे जितने भी वर्कर हो हेल्दी हो सारे के सारे। मेडिकल टेस्ट के बाद फिर उनको क्या ऑफर करेंगे, जॉब ऑफर लेटर देंगे। उसके अंदर क्या लिखा होगा, उनका डेजिग्नेशन क्या है, उन्हें कितनी सैलरी देंगे। जॉब ऑफर के अंदर क्या क्या बताते हैं, दोबारा बताओ, डेजिग्नेशन एज वेल एज पे स्केल क्या होगा। फिर प्यारे दोस्तों अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज आखिरी है, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो उसके साथ कोई भी जॉब पे आता है तो उसे नहीं जॉब पे रखते, क्या साइन कराते हैं, कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन हम लिख लेते हैं। क्लियर है ना भैया। तो कितने स्टेप्स हो गए सिलेक्शन के, 7 स्टेप। फिर आगे चलें, क्लियर है ना भैया सबको। द नेक्स्ट वन इज ट्रेनिंग। क्या भैया, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेनिंग, अपने सभी वर्कर को इक्विप करो, जो भी रिक्विजिट स्किल है जॉब को फुलफिल करने के लिए, जॉब को करने के लिए। अच्छा, सारी ट्रेनिंग हमें देंगे या जॉब वाली ट्रेनिंग देंगे, तो स्पेसिफिक जॉब जो उसको दे रहे हैं अपने वर्कर को, उसको करने के लिए वर्कर को जो भी स्किल की जरूरत है उसके बारे में उसको टीच करना, लर्निंग देना, दैट इज कॉल्ड ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में क्या आता है भैया, इट्स अ प्लानिंग, नॉलेज डेवलपमेंट, लर्निंग, सब चीजें आएंगे ना भैया। बेनिफिट ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के क्या क्या फायदे हैं, बहुत सारे फायदे हैं। ऑर्गेनाइजेशन को फायदे हैं और किसको फायदे हैं, वर्कर को। दोनों को अलग अलग तरह के फायदे होंगे। ऑर्गेनाइजेशन को क्या फायदा होगा, हाईली क्वालिफाइड वर्कर्स मिल जाएंगे, स्किल्ड वर्कर मिल जाएंगे, वर्कर की स्पीड बढ़ जाएगी। अगर वर्कर ट्रेंड होगा तो कम लागत में भी माल को बनाएगा ना, सो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी ना भैया। आउटपुट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, स्किल्ड पर्सन सारी चीजों का बेस्ट तरीके से यूज करेंगे ना भैया, तो बहुत सारे फायदे, जितने भी फायदे ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं यहाँ पे सारे फिट हो जाएंगे। वर्कर को क्या फायदा भैया, उसका खुद की स्किल बढ़ जाएगी, उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस और स्किल बढ़ेगी तो उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वही रहेगा या बढ़ जाएगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा तो सेटिस्फेक्शन भी बढ़ जाएगी ना भैया। सो प्यारे दोस्तों, मेथड ऑफ ट्रेनिंग, मेथड ऑफ ट्रेनिंग के अंदर 2 मेथड हैं, कौन कौन से भैया, ऑन द जॉब और ऑफ। काम के साथ साथ जब कोई आदमी काम करते के साथ साथ सीखे, देन दैट इज कॉल्ड ऑन द जॉब। ऑन द जॉब के अंदर सबसे पहला है प्यारे दोस्तों अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। कौन सा ट्रेनिंग, क्या होती है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। सो प्यारे दोस्तों, इसके अंदर जो बॉस है उसके डायरेक्शन के अंदर हम बॉस के साथ साथ ही करते के साथ साथ ही सीखते हैं, देन दैट इज कॉल्ड अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, है ना भैया। सो प्यारे दोस्तों, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के अंदर वेजेस नहीं मिलते या मिलते हैं, मिलते हैं, लेकिन पूरे मिलते हैं या कम मिलते हैं, कम मिलते हैं। जैसे कोई एग्जांपल बता दो दोस्तों, प्लम्बर, जैसे कोई प्लम्बर है ना भैया, कारपेंटर, तो इसके अंदर काम सीखना हो तो किसी के अंडर सीखना होगा। इससे एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा होंगे या कम होंगे, कम होंगे एक्सीडेंट होने के, और सुपरविजन में हम काम कर सकेंगे तो एफिशिएंसी धीरे धीरे बढ़ जाएगी। सो प्यारे दोस्तों, देन क्या था भैया, इंटर्नशिप ट्रेनिंग। ये एजुकेशनल करिकुलम का हिस्सा है, किसका भैया, एजुकेशनल या प्रोफेशनल करिकुलम का हिस्सा है। आजकल सभी कॉलेज या इंस्टीट्यूट्स अपनी करिकुलम के अंदर ट्रेनिंग भी देते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। हम इस ट्रेनिंग के अंदर किसी कॉर्पोरेट हाउस के अंदर किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाकर जो हम पढ़ते हैं उसकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अचीव करते हैं, और इसके अंदर जो परक्यूजिट मिलते हैं या रेम्यूनरेशन मिलते हैं, इंटर्नशिप जितने मिलते हैं उससे कम मिलते हैं, उससे कम मिलते हैं। देन दैट इज कॉल्ड, आखिरी इज कॉल्ड इंडक्शन ट्रेनिंग। कौन सा भैया, क्या होती है इंडक्शन ट्रेनिंग, नाम से ही पता है इंडक्शन। नए आदमी जब भी जैसे ही जॉब पर जाता है तो उसे जॉब के बारे में अवेयरनेस नहीं होती, उसे नहीं पता होता उनका कौन बॉस है, उनका कौन सबॉर्डिनेट है, उन्हें क्या क्या काम करने हैं, क्या क्या काम नहीं करने, तो उसे एक शॉर्ट पीरियड की काम के साथ साथ कौन सी ट्रेनिंग देते हैं, इंडक्शन ट्रेनिंग। इंडक्शन ट्रेनिंग में वेजेस एंड सैलरी कम मिलते हैं या पूरे मिलते हैं, पूरे मिलते हैं, यहाँ कम नहीं मिलते। ऑन द जॉब में सबसे ज़्यादा वेजेस किसको मिलते हैं, इंडक्शन को, उससे कम अप्रेंटिसशिप को, सबसे कम इंटर्नशिप को।
आर यू गॉट इट? सो प्यारे दोस्तों, अब आते हैं ऑफ द जॉब में. ऑफ द जॉब के अंदर बहुत सारी विधियां थी. 12वीं में एक ही है, दैट इज कॉल्ड वेस्टिबल ट्रेनिंग. क्या भैया? वेस्टिबल ट्रेनिंग उन जगहों पे देते हैं जहां पर इक्विपमेंट हाईली सोफिस्टिकेटेड, हाईली टेक्निकल, हाईली कॉस्टली हो. जैसे कि एरोप्लेन को उड़ाना, तो अगर किसी एरोप्लेन को उड़ाने के लिए दे दूं किसी नए ट्रेनिंग पर्सन को, तो एक्सीडेंट कर दे तो बहुत नुकसान हो जाएगा और इवन उसकी लाइफ पे भी बड़ा थ्रेट होगा. तब हम क्या करेंगे? आर्टिफिशियली ऑन द जॉब नहीं करेंगे, ऑफ द जॉब करेंगे. आर्टिफिशियली सिमुलेटर्स बनाएंगे और सिमुलेटर की हेल्प से सेम आर्टिफिशियल कंडीशन बनाएंगे और उसके अंदर उसको ट्रेनिंग देंगे. तो हवाई जहाज को उड़ाने की ऐसी ही ट्रेनिंग मिलती है. हवाई जहाज में बिठा के नहीं करते, सिमुलेटर की हेल्प से एक पर्सन पहले एरोप्लेन को उड़ाना सीखता है. एंड दैट इज कॉल्ड कौन सी ट्रेनिंग? वेस्टिबल ट्रेनिंग के अंदर खर्चा कम आता है या बहुत ज़्यादा आता है, बट इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? हाईली टेक्निकल होता है. तो प्यारे दोस्तों, लॉस ऑफ कैपिटल लॉस का हमें खतरा कम हो जाता है, लाइफ थ्रेट का खतरा हमें कम हो जाता है. अब इसके अंदर और भी आती हैं, जैसे कोचिंग क्लासेस. कोचिंग क्लासेस भी ट्रेनिंग का ही पार्ट है ना. बहुत सारी इंडस्ट्री अपने कोचिंग क्लासेस में भेजती हैं. तो कोचिंग क्लासेस इज नॉट द ऑन द जॉब, इट इज कौन सा है भैया? ऑफ द जॉब. सेमिनार्स, वर्कशॉप, ये सारी कौन सी ट्रेनिंग है? ऑफ द जॉब. कौन सी है? सेमिनार, वर्कशॉप, कोचिंग क्लासेस, वेस्टिबल ट्रेनिंग. अभी थोड़ा हमने ऑफ द जॉब की थोड़े मेथड ज़्यादा बढ़ा लिए. क्या ये सबको समझ में आ गया? पक्का आ गया भैया? सो कम टू द नेक्स्ट. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में अभी हम सारी चर्चा कर रहे थे ट्रेनिंग की. अब किसकी और बात करते हैं? ट्रेनिंग. अब ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में क्या फ़र्क है भैया? ट्रेनिंग की जिम्मेदारी, ट्रेनिंग एक खास जॉब के लिए होती है, डेवलपमेंट ओवरऑल होती है. डेवलपमेंट डजंट मीन्स कि आपको एक जॉब कैसे आती है, आप बोलते कैसे हो, आप चलते कैसे हो, आप रहते कैसे हो. डेवलपमेंट दैट मीन्स तो एक स्पेसिफिक काम के बारे में इम्प्रोवाइज करना ट्रेनिंग, ओवरऑल डेवलपमेंट करना, ओवरऑल इम्प्रोवाइज करना, दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट. सो डेवलपमेंट का ही एक छोटा सा पार्ट क्या है भैया? ट्रेनिंग. ट्रेनिंग इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट. सो प्यारे दोस्तों, की वर्ड्स लेके आए. ट्रेनिंग के अंदर क्या होती है? एक खास काम को करने की स्किल्स को बढ़ाते हैं. ये ओवरऑल ग्रोथ है, इससे ओवरऑल परफॉर्मेंस बढ़ती है, इससे खाली काम को करने की परफॉर्मेंस बढ़ती है. अच्छा, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग हमेशा जर्नली, इन जनरल कह रहे हैं, ये कैसे होती है? ऑन द जॉब. डेवलपमेंट जनरली ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब दोनों होती है. ट्रेनिंग स्पेसिफिक टाइम पे होती है और डेवलपमेंट एवरी टाइम चलती रहती है. सो प्यारे दोस्तों, ट्रेनिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? बॉस की. बॉस जानबूझ के आपको ट्रेनिंग देता है, पर डेवलपमेंट की जिम्मेदारी बॉस की नहीं होती, हर इंडिविजुअल की होती है. ट्रेनिंग का पीरियड बहुत शॉर्ट होता है, स्पेसिफिक पीरियड की होती है. ये इसका ड्यूरेशन हमेशा चलता रहता है. दैट्स व्हाई इट्स अ वेरी लॉन्ग पीरियड, बिलोंग विद द लॉन्ग पीरियड. क्या ये सबको आ गया? सो प्यारे दोस्तों, दिस इज एंड ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी शार्प चैप्टर कॉल्ड एज स्टाफिंग. तो थोड़ा सा क्या सबको आ गया? मैं थोड़ा लिखने का मौका नहीं दिया, थोड़ा सा, क्योंकि मेरा कोशिश है फर्स्ट पार्ट थोड़ा आसान है, सेकेंड पार्ट में थोड़ा अच्छा मिल जाए, तो उसके अंदर ज़्यादा केस स्टडी आएगी तो हम अच्छे से कर पाएंगे. एक बार मैं स्लाइड को चेंज करूंगा दोस्तों. अभी हम सबसे शानदार चैप्टर करने जा रहे हैं. कौन सा भैया? डायरेक्टिंग. गुड भैया, आ जाओ जी. मैं एक बार स्लाइड शो चलाने में 1 मिनट लगेगा मुझे. सो प्यारे दोस्तों, अब ये बहुत गहरा चैप्टर है. सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मार्केटिंग, मैनेजमेंट और डायरेक्टिंग से हमें मिलेंगे. ख्वाहिश आ रहा है ना? कुछ कहना चाह रही है ख्वाहिश? साउंड बंद करके रख बहन. ख्वाहिश माइक बंद करके रख. सो चलें भाई आगे. सो डायरेक्टिंग के अंदर सबसे पहले आता है मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग. डायरेक्टिंग के अंदर प्यारे दोस्तों, डायरेक्टिंग इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. क्या है भैया ये? विच रेफर्स टू एज अ प्रोसेस कर रहे हैं. प्रोसेस के अंदर क्या क्या वर्ड आ रहे हैं? इंट्रोड्यूसिंग, गाइडिंग एंड कंसल्टिंग. भैया 3 बड़े कीमती वर्ड हैं. क्या क्या भैया? इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग एंड कंसल्टिंग. इंस्ट्रक्शन देना, गाइड करना और
कंसल्टिंग करने का मतलब है सुपरवाइज करना। तो 3 वर्डों के लिए अगर एक वर्ड बोलूं तो क्या है भैया? सुपरविजन। फिर क्या है? मोटिवेटिंग, कम्युनिकेटिंग एंड लीडिंग द पीपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव इज कॉल्ड डायरेक्टिंग। कीवर्ड जरा दोबारा से बोलना, क्या भैया? इट इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फिर 3 वर्डों से सुपरविजन बनता था, क्या क्या? इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, कंसल्टिंग। फिर क्या क्या? मोटिवेशन, कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप। तो प्यारे दोस्तों, डायरेक्टिंग बनता है 4 चीजों को मिलाकर। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या भैया? सुपरविजन। दूसरा भैया क्या? मोटिवेटिंग। फिर क्या? कम्युनिकेशन। फिर क्या? लीडरशिप। 4 चीजों का काम, 4 चीज कंपोजिट करके करो तो वर्ड क्या आ जाता है? डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या होती है, कैसे होती है? ऑफ द जॉब होती है, ऑन द जॉब होती है? ऑन द जॉब जनरली होती है। सो प्यारे दोस्तों, दिस इज अ डायरेक्टिंग। कौन डायरेक्शन देता है? बॉस देता है। किसको देता है? सबऑर्डिनेट, ताकि उसकी एफिशिएंसी घट सके या बढ़ सके और वो गोल की तरफ जा सके, है ना भैया? इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, जितने भी फायदे बहुत सारे बन सकते हैं, 2 फायदे सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला फायदा, इनिशिएट एक्शन, कैसे काम करना है, कैसे शुरुआत करनी है, कैसे आगे चल के काम करना है, ये बताता है। ये ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है, मीन्स ऑफ मोटिवेशन करता है, बैलेंसिंग बनाकर रखता है, स्टेबिलिटी बनाकर रखता है। ये डायनामिक है, जैसे जैसे एनवायरनमेंट बदलेगा हम वैसे वैसे अपने वर्कर को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बदलते जाएंगे, एंड दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। सो प्यारे दोस्तों, फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग। अब ये अच्छा है, सबसे बड़ा फीचर, सबसे बड़ा फायदा भी यही था, सबसे बड़ा फीचर भी यही, याद रखना। क्या है भैया? इनिशिएट एक्शन। अच्छा, डायरेक्शन कभी होता है, कभी नहीं होता, या हमेशा चलता रहता है? सो इट इज व्हाट? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। क्या है भैया? अच्छा, डायरेक्ट कौन करता है? वर्कर करते हैं डायरेक्ट, या मैनेजर्स करते हैं? टॉप लेवल वाले, मिडिल वाले, लोअर वाले, या हर लेवल वाले? तो डायरेक्शन इज द वर्क ऑफ एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, किसकी है भैया? प्यारे दोस्तों, डायरेक्शन कैसे करता है? टॉप लेवल वाले डायरेक्ट करते हैं किसको? मिडिल वाले मैनेजमेंट को। मिडिल वाले किसको मैनेज करते हैं? लोअर वाले। लोअर वाले किसको करते हैं? वर्कर को। तो इसका फ्लो कैसे जाता है? टॉप टू डाउन। तो 4 करेक्टर हैं, 4 करेक्टर दोबारा बताओ। पहला करेक्टर क्या है भैया? इनिशिएट एक्शन। दूसरा, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। तीसरा, एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। चौथा, आ रहा है ना भाई अमन? सो प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट चलें, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन के अंदर क्या क्या होता है? 4 एलिमेंट अभी डेफिनेशन से आए थे, याद दिलाओ। तेज तेज से बोलना है, अमन भाई बोलेगा नहीं तो मौसम इतना बढ़िया है, मजा कर देगा। सो बोल के मजा लेना है दोस्तों। पहला, सुपरविजन। दूसरा, मोटिवेशन, वेरी गुड, कम्युनिकेशन, फिर लीडरशिप। तो सबसे पहले ये 4 एलिमेंट है प्यारे दोस्तों, सुपरविजन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप। एक एक एलिमेंट पे चलेंगे और चारों एलिमेंट एक से बढ़कर एक है प्यारे दोस्तों। अभी व्हेन वी आर फॉलोइंग सीबीएसई तो इसमें से कई एलिमेंट्स रिस्ट्रिक्टेड थे, बहुत कम थे, लेकिन अभी हमें सारे एलिमेंट को फुल फ्लेज लेवल तक करना है। सो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले क्या भैया? सुपरविजन। सुपरविजन क्या है? ऑब्जर्विंग द सबऑर्डिनेट। कौन किसको ऑब्जर्व करना? कब ऑब्जर्व करना? काम के साथ साथ, और ये चेक करना कि काम, सारा काम प्लान्स के अकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं चल रहा, ये चेक करना। और अगर कोई हर्डल आया तो उसे हाथ के हाथ सॉल्व करना। क्लियर है ना? तो सबऑर्डिनेट इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्विंग द पीपल्स सबऑर्डिनेट एक्ट वर्क, और ये चेक करना प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं चल रहा, और नहीं चल रहा तो उसको ठीक करना। सो कौन करता है सुपरविजन? बॉस करता है। किसको करता है? वर्कर का। ये ऑफ द जॉब है या ऑन द जॉब है? ये की फैक्टर्स हैं प्यारे दोस्तों, की टर्म्स हैं। सो प्यारे दोस्तों, सुपरविजन के तो बहुत सारे फायदे हैं। क्या सबसे बड़ा फायदा? सबसे बड़ा फायदा है प्यारे दोस्तों, बहुत, सुपरविजन के तो सारे फायदे फिट हो जाएंगे। सबसे बड़ा फायदा, सुपरवाइजर लिंक का काम करता है। ये वर्कर और टॉप लेवल मैनेजमेंट के बीच में किसका काम करता है? सुपरवाइजर। टॉप लेवल मैनेजमेंट है, मिडिल लेवल है, या लोअर लेवल मैनेजमेंट है? तो ये लिंक का काम करता है वर्कर और टॉप और मिडिल लेवल मैनेजमेंट के बीच में। ये सबसे बड़ा इसका फायदा है। सो प्यारे दोस्तों, ये इंश्योर करता है कि जो भी इंस्ट्रक्शन टॉप लेवल ने दी वो कम्युनिकेट करके इंप्लीमेंट की जा सके। ये मीन्स ऑफ मोटिवेशन होता है। ये हमारे प्लांट में डिसिप्लिन बना कर रखते हैं। ये हमारे प्लांट में जितना भी वर्कर का फीडबैक है वो मालिक तक पहुंचाते हैं। ये प्लांट के अंदर सारी कंट्रोलिंग एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। ये प्लांट के अंदर सारी चीजों का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करते हैं। ये प्लांट में यूनिटी ऑफ एक्शन को कंसंट्रेट करते हैं। क्लियर है ना भैया? सो प्यारे दोस्तों, रोल ऑफ सुपरवाइजर। अच्छा, रोल सुपरवाइजर का कैसा है? वो एक गाइड भी है और वो मीडिएटर भी है। क्या है भैया?
मीडिएटर कौन होता है? जब लड़ाई झगड़ा हो जाए तो बीच में जो सुलह करा दे, दैट इज कॉल्ड मीडिएटर। गाइड कौन? जो सब चीजों की प्रॉब्लम जैसे जैसे आए उसमें हेल्प करे एज अ फ्रेंड भी। सो प्यारे दोस्तों, मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में सुपरवाइजर होता है। अब जरा बिल्कुल ध्यान से सुनना, मैनेजमेंट जो भी प्लान्स एंड पॉलिसी बनाते हैं वो किसको बताते हैं? वर्कर को नहीं बताते। और सुपरवाइजर उसे आसान तरीके से किसको बताता है? तो वर्कर, सुपरवाइजर वर्कर्स के लिए क्या हो गया? एज अ गाइड, गाइडलाइंस देगा कैसे क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना। गाइड कौन होता है? जो बताए व्हाट एक्शन वी हैव टू डू, व्हाट नॉट टू डू। क्लियर है ना भैया? तो ये गाइड का काम नहीं कर रहा है या कर रहा है? सो प्यारे दोस्तों, आप कहते हैं एज अ मीडिएटर, वर्कर्स की कोई भी सजेशन या कोई भी प्रॉब्लम होती है वो किसको बताते हैं? सुपरवाइजर को। सुपरवाइजर उस सजेशन और कंप्लेंट्स को किसको बताता है? मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट उन कंप्लेंट्स को देखकर प्लान एंड पॉलिसी बनाते हैं, फिर प्लान एंड पॉलिसी से वो इंप्लीमेंट करते हैं। आर यू गॉट इट? सो किसकी तरह काम करता है? एज अ गाइड और एज अ, कीमती वर्ड है, बहुत केस स्टडी बनेगी, याद रखना। सुपरवाइजर किसकी तरह काम करता है? एज अ मीडिएटर एज वेल एज गाइड। क्लियर है ना भैया? सो प्यारे दोस्तों, द नेक्स्ट, सुपरवाइजर डीपली एनालाइज करता है वर्कर को, देखता है उसकी क्या क्या प्रॉब्लम है, कहाँ वीकनेस है, और उसकी वीकनेस को फुलफिल करके, दूर करके इम्प्रोवाइज करता है उसकी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में। सो प्यारे दोस्तों, दिस वाज द कौन सा था? सुपरविजन। दोबारा बोलना, क्या था भैया? सबसे इंपॉर्टेंट सुपरविजन में क्या था भैया? फायदे कह लो, लेकिन मीडिएटर एज अ गाइड, ये सबसे इंपॉर्टेंट था। फिर मैं आगे चला प्यारे दोस्तों, क्या भैया? मोटिवेशन। मोटिवेशन मीन्स व्हाट? प्यारे दोस्तों, मोटिवेशन मीन्स किसको इंस्पायर करना? अपने वर्कर को इंस्पायर करना। किस चीज के लिए? ताकि वो ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी के साथ अपने ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर सके, ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी के साथ। सो प्यारे दोस्तों, दैट इज कॉल्ड मोटिवेशन। मोटिवेशन के अंदर क्या होना चाहिए? टुगेदर होना चाहिए, वी डेवलप होना चाहिए, अचीव एंड मोर, और सारे लोग मिलकर काम करने चाहिए। सो प्यारे दोस्तों, मोटिवेशन को एक वर्ड में कहूं तो मोटिवेशन इज विल टू डू अ सर्टेन पीस ऑफ वर्क। मोटिवेशन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों तरीके से हो सकती है ना भैया? सो प्यारे दोस्तों, मोटिवेशन बहुत जरूरी है किसी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में। हाउ दिस can be possible? Motivation can play a very vital role in success of an organization. प्यारे दोस्तों, अगर motivated people होगा, अगर motivated crew होगा, हमारा सारा वर्कर का स्टाफ मोटिवेटेड होगा, तो प्रोडक्टिविटी घट जाएगी या बढ़ जाएगी? प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी तो प्रॉफिट कम होगा या ज़्यादा होगा? प्रॉफिट कम ज़्यादा होगा तो सब में बटेगा, तो प्रॉस्पेरिटी और ग्रोथ नहीं आएगी, आएगी। सो प्यारे दोस्तों, इस प्रॉस्पेरिटी आएगी तो एनवायरनमेंट अच्छा होगा, सेटिस्फेक्शन, इंटरनल सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होगी, और ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगी। तो दिस इज अ प्रोसेस जिससे मोटिवेशन किस तरीके से वाइटल रोल प्ले करता है किसी सक्सेस में। भैया इट्स अ वेरी वेरी ट्रिमेंडस, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप कई क्वेश्चन देख पाएंगे। दैट इज कॉल्ड नेचर ऑफ मोटिवेशन। भैया यहाँ गहरा है, बहुत ध्यान से चलना। नेचर कह लो या करेक्टर कह लो, करेक्टर ऑफ मोटिवेशन। अच्छा, मोटिवेशन को क्या टच कर सकते हैं? केजीज में माप सकते हैं? नहीं प्यारे दोस्तों, ये कैसा फिनोमिना है? साइकोलॉजिकल फिनोमिना। क्या भैया? साइकोलॉजिकल। ये आपके मन में एक विल टू डू अ सर्टेन पीस ऑफ टास्क एट अ सर्टेन टाइम, दैट इज कॉल्ड मोटिवेशन, एंड दैट इज कॉल्ड, इट इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमिना। यू can't quantify it, you cannot touch it, but even that its result is very important. Clear है ना भैया? प्यारे दोस्तों, अगर मैं कहूँ आपको मोटिवेशन करना है लेकिन आपका कोई टारगेट ही ना हो, तो बगैर टारगेट के क्या मोटिवेट कर सकते हैं? तो आपका सबसे पहले गोल होना चाहिए। गोल नहीं हो तो मोटिवेशन नहीं हो सकता। तो गोल, मोटिवेशन कैसे होता है? गोल ओरिएंटेड होता है। विदाउट गोल यू कैन नॉट मोटिवेट anyone. So प्यारे दोस्तों, the third one is called motivation can be positive or negative. कोई एक टास्क आपको दिया जाए तो आपके पास दो तरह की मोटिवेशन मीन्स टू will to do a certain piece of task. आप हाईली इंस्पायर्ड हो जाएं उस काम को बहुत एग्रेसिवली करने के लिए, then that is called positive motivation. आप बहुत आलकसी हो जाएं, बोले काम मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, बाढ़ में जाए चाहे दुनिया कुछ भी कह ले, एंड देन इन दैट केस वी अगेन आर मोटिवेटेड, बट दिस इज द नेगेटिव वे टू मोटिवेट। क्लियर है ना भैया? किसी भी पर्सन को पॉजिटिवली मोटिवेट कर सकते हैं, नेगेटिवली, या दोनों तरीके से।
जो किसी कंट्री के हीरो बनते हैं वो पॉजिटिवली मोटिवेटेड पीपल्स हैं। अगर टेररिस्ट बनते हैं तो वो भी बहुत मेहनत करते हैं, एफर्ट्स में उनके कोई कमी नहीं होती, बट दे आर नेगेटिवली मोटिवेटेड पीपल। प्यारे दोस्तों, मोटिवेशन इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। अगर मैं किसी को मोटिवेट करना चाहूँ तो ये आसान है, ये कॉम्प्लेक्स है, वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। क्यों डिफिकल्ट है प्यारे दोस्तों? हर एक पर्सन की डिजायर, वांट्स सेम है या डिफरेंट है? अगर हर एक पर्सन की डिजायर डिफरेंट है, उसका साइकिक माइंड डिफरेंट है, तो प्यारे दोस्तों सबसे पहले उसकी डिजायर क्या है उसको देखेंगे, फिर उसे मोटिवेट किया जा सकता है। वो चाहता क्या है, तो जब चाहत पता चलेगी तभी मोटिवेट किया जा सकता है। सो प्यारे दोस्तों, सबका कॉमन माइंड नहीं है, सबकी एक ही नीड नहीं है प्यारे दोस्तों। सबकी नीड अलग है, सबका स्टेट ऑफ माइंड अलग है, सबका थिंकिंग लेवल अलग है, इसीलिए एक ही टूल से सबको मोटिवेट नहीं किया जा सकता। दैट्स व्हाई इट्स वेरी डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। सो प्यारे दोस्तों, अच्छा मोटिवेशन कभी होगा कभी नहीं होगा, या हमेशा चलता रहेगा? दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज कैसा प्रोसेस है? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, कभी खत्म नहीं होगा। क्यों कभी खत्म नहीं होगा? ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड। सो प्यारे दोस्तों, उन वांट्स को फुलफिल करने के लिए मोटिवेशन की हमेशा जरूरत पड़ेगी। मोटिवेशन इज अ डायनामिक एलिमेंट। सो डायनामिक क्या है प्यारे दोस्तों? जैसे जैसे समय बदलेगा मीन्स ऑफ मोटिवेशन वही रहेंगे या बदलते रहेंगे? 100 साल पहले शायद साइकिल चलती हो तो वो रोल्स रॉयस कार से भी ज्यादा अच्छी चल लगती हो। आज शायद रोल्स रॉयस कार की जगह हमें आसमान में उड़ते हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर ज्यादा अच्छे लगते हो। सो प्यारे दोस्तों, जैसे जैसे समय बीतेगा मीन्स ऑफ मोटिवेशन भी बदलते रहेंगे। दैट्स व्हाई मोटिवेशन इज वेरी डैन। वो चीज जो आपको मोटिवेट कर सकती है, हो सकता है 2 दिन बाद, 2 घंटे बाद आपको वो चीज मोटिवेट ना करे। सो इट्स अ डायनामिक, चेंज होती रहेगी अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट। एक बार दोबारा बोलेंगे, पहला साइकोलॉजिकल फिनोमिना, दूसरा गोल ओरिएंटेड, तीसरा पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, फिर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, फिर कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, फिर हम होंगे। चलो दोस्तों आगे चलेंगे। मैस्लोज नीड थ्योरी, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट भैया। बीकॉम प्रोग्रामिंग में सेम आएंगी, उसके अंदर और 4-5 थ्योरी आएंगी, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैस्लोज नीड थ्योरी, मैस्लो कहता है किसी भी इंसान को मोटिव कंट्रोल करना हो, किसी भी इंसान को कंट्रोल करना हो तो उसकी जरूरत को देखो, और अगर उसकी जरूरत, उसकी नीड को, उसकी वांट को आप कंट्रोल कर लोगे तो आप उसे मोटिवेट कर सकोगे, उसे कंट्रोल कर सकोगे। क्लियर है ना भैया? तो किसी इंसान को कंट्रोल करना हो, मोटिवेट करना हो तो क्या पकड़ना? उसकी जरूरत को, और जरूरत को कंट्रोल कर लेना, दैट्स द मैस्लोज थ्योरी। सो किसी का बिहेवियर को कंट्रोल करना हो तो बिहेवियर कंट्रोल नहीं आएगा, उसकी जरूरत को कंट्रोल कर लो और वो इंसान आपके कंट्रोल में आ जाएगा। सो प्यारे दोस्तों, इसने इसी नीड को एक हियरार्चिकल चार्ट में बांटा। नीड को 5 पार्ट्स में बांटा। कितने पार्ट्स में बांटा? पहला पार्ट था भैया कौन सी नीड? साइकोलॉजिकल नीड। दूसरा कौन सा था? सेफ्टी नीड। तीसरा क्या था? सोशल नीड। चौथा क्या था? एस्टीम नीड। पांचवा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। प्यारे दोस्तों, सबसे पहली नीड कौन सी थी? एक चीज पहले रह गई भैया। सो प्यारे दोस्तों, इसने सबसे पहले कहा किसी इंसान को कंट्रोल करना हो बिहेवियर, तो उसको किसको कंट्रोल करो? प्यारे दोस्तों, फिर उसने नीड को कितने टाइप में बांटा? 5 सब पार्ट्स में बांटा। अब 5 सब पार्ट के अंदर उसने ये डिफाइन किया, एक लेवल की नीड पूरी होगी तो दूसरे लेवल की नीड खड़ी होगी, दूसरे लेवल की नीड पूरी होगी तो तीसरे लेवल की खड़ी होगी, पहले लेवल के बाद सीधा तीसरे लेवल की नीड खड़ी रेस नहीं हो सकती। अच्छा, अगर एक लेवल की नीड फुलफिल हो गई है तो वो आपको मीन्स ऑफ मोटिवेट नहीं कर सकती, वो आपका मोटिवेशन का सोर्स नहीं बन सकती। आर यू गॉट इट? पक्का ना भैया? ये 5 तरह की नीड एक के बाद होती हैं, इसीलिए कैसा चार्ट बनाती है? हियरार्चिकल चार्ट बनाती है। सो प्यारे दोस्तों, सबसे पहली नीड अब बताओ कौन सा था भैया? साइकोलॉजिकल नीड के अंदर इंडिविजुअल के एग्जांपल क्या है? फूड, शेल्टर, क्लॉथ, रोटी, कपड़ा, मकान। सो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले कोई भी आदमी लड़ाई करेगा तो किसकी करेगा? वो रोटी, कपड़ा, मकान की लड़ाई करेगा, फूड, शेल्टर, क्लॉथ की लड़ाई करेगा। अगर फर्म के अंदर बात करें तो रोटी, कपड़ा, मकान के लिए उसे एक खास मिनिमम सैलरी की जरूरत होगी, कम से कम उतनी सैलरी तो मिलनी चाहिए। तो सबसे पहले नया पर्सन जब जॉब के लिए जाता है तो वो सबसे पहले लड़ाई करता है कि मेरे पास इतनी सैलरी जरूर होनी चाहिए ताकि वो अपना फूड, शेल्टर, क्लॉथ की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर ले। एक बार फिजिकल, साइकोलॉजिकल डिमांड्स पूरी हो जाए, साइकोलॉजिकल नीड
दैट इज कॉल्ड एज फुल शेल्टर क्लॉथ पूरा हो जाए, फिर उसके पास दूसरी नीड आएगी। जिसके पास रोटी कपड़ा मकान नहीं हो प्यारे दोस्तों, उसे सेफ्टी की चिंता नहीं होगी। अगर रोटी कपड़ा मकान आ जाए तो फिर वो कहेगा मेरे पास खाने को है, मेरे पास रहने को है, मेरे पास अच्छे से क्लॉथ है, मैं इनको सेफ कैसे रखूं। प्यारे दोस्तों तब कौन सी नीड पूरी हो जाएगी? सेफ्टी की नीड। सेफ्टी की नीड के फॉर्म के अंदर एक एग्जांपल क्या क्या है भैया? जॉब कॉन्फ़िगरेशन कैसी है, पेंशन मिलती है या नहीं मिलती, प्रोविडेंट फंड मिलता है या नहीं मिलता। ये एग्जांपल देखे ना, केस स्टडी में आएंगे। कहेगा पेंशन कौन सी नीड को रिप्रेजेंट करता है, तो पेंशन किसको रिप्रेजेंट करता है? सेफ्टी नीड को। सेफ्टी नीड अगर एक बार फुलफिल हो जाए तो सोशल नीड पूरी होगी, सोशल नीड रेज हो जाएगी। क्या हो जाएगी भैया? सोशल नीड। सोशल नीड के अंदर उसका दूसरों के साथ रिलेशन कैसा है, फ्रेंड्स उसके कैसे हैं, और प्यारे दोस्तों फर्म में दूसरों के साथ वो लड़ता है, झगड़ता है या मिलकर काम करता है, तो दैट इज रिलेशन इन द फर्म। पहली नीड दोबारा बताओ कौन सी थी? साइकोलॉजिकल नीड के तीन चीज क्या क्या थे? फूड, शेल्टर, क्लॉथ। फिर दूसरा क्या था भैया? सेफ्टी नीड के अंदर सोशल सेफ्टी है या नहीं है उसकी। फिर कौन सी नीड? सोशल नीड के अंदर क्या था? रिलेशनशिप अदर्स के साथ कैसे हैं। फिर प्यारे दोस्तों किसकी नीड आएगी? एस्टीम नीड। एस्टीम नीड बोले तो नाम की नीड। वो कहेगा मेरा नाम, मेरा रुतबा, मेरा एप्रिशिएशन होना चाहिए सोसाइटी में, उसका स्टेटस क्या है ये उससे रिप्रेजेंट करता है। फर्म में उसको प्रमोशन होता है या नहीं होता, उसका डेजिग्नेशन क्या है, तो उससे ये रिप्रेजेंट होती है। एस्टीम नीड पूरी हो जाए तो कौन सी भैया? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में इंडिविजुअल में जो भी आपका मेन गोल है दैट अचीव हो जाए तो दैट इज कॉल्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। फर्म के अंदर एग्जांपल ले तो फर्म का जो भी गोल हो वो मिल जाए। तो क्लियर है ना भैया? आर यू गॉट इट? प्यारे दोस्तों कौन सी नीड थ्योरी? मैस्लोज नीड थ्योरी में मैस्लो ने कितनी नीड को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 5। प्यारे दोस्तों देन 10th इज क्या चल रहा है? टॉपिक बताना। डायरेक्शन का कौन सा एलिमेंट चल रहा है? मोटिवेशन। मोटिवेशन में कौन सी क्या क्या इंपॉर्टेंट है? करेक्टर या नेचर ऑफ मोटिवेशन। 6 करेक्टर अभी हमने पढ़े थे। फिर क्या था? मैस्लोज नीड थ्योरी। अब मोटिवेशन के लिए हम क्या देते हैं? इंसेंटिव देते हैं। क्या देते हैं भैया? सारे इंसेंटिव को 2 भागों में बांटा जा सकता है, फाइनेंशियल और पैसे की टर्म में हमें इंस्पायर करने के लिए कोई चीज दें, देन दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल। प्यारे दोस्तों पैसे की टर्म के विदाउट हम किसी को इंस्पिरेशन दें, देन दैट इज कॉल्ड नॉन फाइनेंशियल। प्रॉफिट शेयरिंग राइट्स दे दें, जितना प्रॉफिट होगा सब में बटेगा, तो प्यारे दोस्तों फाइनेंशियल। हम जो भी वेजेस एंड सैलरी देते हैं वो भी फाइनेंशियल इंसेंटिव है ना भैया? बोनस क्या होता है सब बताओ? वर्कर को एडिशनल टू देयर सैलरी कुछ एक्सेस मनी दें, देन दैट इज कॉल्ड बोनस। रिटायरमेंट बेनिफिट, रिटायरमेंट के समय प्रोविडेंट फंड ग्रेचुइटी दें, तो देन दैट इज कॉल्ड रिटायरमेंट बेनिफिट। प्रिक्विजिट्स क्या होता है? तो वर्कर्स को खाने के लिए फ्री फूड दे दिया, ट्रेवल अलाउंस दे दिया, हाउस रेंट अलाउंस दे दिया, देन दैट इज कॉल्ड प्रिक्विजिट्स। तो इसमें भी हमारी फर्म का तो पैसा लगता है, दैट्स व्हाई दिस इज दे आर कॉल्ड एज फाइनेंशियल इंसेंटिव। प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेजेस, तो हम ये कहते हैं जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे वेजेस बढ़ा देंगे, तो ये भी एक इंसेंटिव का सोर्स है ना भैया? देन को पार्टनरशिप या को स्टॉक ऑप्शन। को स्टॉक ऑप्शन स्कीम के अंदर क्या करते हैं? वर्कर को ऑप्शन देते हैं भैया कि चाहो तो हमारी कंपनी के शेयर खरीद लो मार्केट से कम दाम पर, मार्केट से कम दाम पर, तो उसको फायदा होगा। तो ये ऑप्शनल होता है, वर्कर चाहेगा तो खरीदेगा, नहीं तो नहीं कहे खरीदेगा, दैट इज कॉल्ड को पार्टनरशिप या स्टॉक ऑप्शन स्कीम। प्यारे दोस्तों नॉन फाइनेंशियल के अंदर सबसे पहला है स्टेटस। उसका डेजिग्नेशन बढ़ा दें, सैलरी नहीं बढ़ाएं, खाली स्टेटस बढ़ा दें, तो प्यारे दोस्तों वो इंस्पायर होगा ज्यादा अच्छा काम करने के लिए। देन कैरियर एडवांसमेंट, हम उसको जॉब के अंदर ऐसा प्रोफाइल दें कि भैया तू हमारे यहाँ पे 2 साल काम कर लेगा तो पूरी जिंदगी तेरा कैरियर अच्छे से हो जाएगा, डेवलप्ड हो जाएगा, तब उसे सैलरी वेजेस मिले या ना मिले वो ज्यादा अच्छे से काम करेगा। प्यारे दोस्तों अपॉर्चुनिटी, हम ऐसी अपॉर्चुनिटी दें कि हमारी फर्म में काम करेगा तो भाई तेरी वाइडर अपॉर्चुनिटी हो जाएगी, तो बगैर पैसे के भी वो काम करेगा। जॉब एनरिचमेंट, तो प्यारे दोस्तों काम करके तुम्हें बहुत खुशी मिलती हो, ऐसा इन्वायरमेंट हम बना दें ऑर्गेनाइजेशन से में कि सबको काम करके मजा आता हो, तो प्यारे दोस्तों देन दैट इज कॉल्ड जॉब एनरिचमेंट। एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम, प्यारे दोस्तों इसमें आप जो भी अच्छा काम करें, सीधा बॉस आए, मैनेजर आए और वो मैनेजमेंट आपको अप्रिशिएट करे, दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम।
मैकडोनल्ड्स वाले वर्कर में से एक वर्कर ऑफ द डे का फोटो लगाते हैं, वर्कर ऑफ द वीक का, वो एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम का ही एक तरीका है। सो फिर प्यारे दोस्तों, द नेक्स्ट इज कॉल्ड जॉब सिक्योरिटी। हम ये कह दें भैया जब तक तू चाहेगा हम जॉब से नहीं हटाएंगे, तो ये भी तो इंस्पिरेशन ही होता है, जॉब परमानेंट कर दें। सो दैट इज नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। फिर एम्प्लॉयज एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट मीन्स वर्कर को नए नए तरीके के अथॉरिटी दे देना, राइट दे देना, ताकि वो खुद सोचें, खुद काम करें। तो उन्हें अलग अलग तरह के जब राइट्स मिलेंगे तो ज़्यादा तरीके से, अच्छे तरीके से वो किसी ड्यूटी को परफॉर्म कर सकेंगे। इंसेंटिव दो तरह के बताओ कौन कौन से थे? फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल, सारे आ गए प्यारे दोस्तों। सो प्यारे दोस्तों, कम टू द नेक्स्ट। दो एलिमेंट हम कर चुके, कौन कौन से? सुपरविजन देन मोटिवेशन। सुपरविजन एंड मोटिवेशन के बाद क्या आता है? लीडरशिप। लीडर क्या करता है भैया? इंटीग्रेट करता है ग्रुप एफर्ट्स को, इंटीग्रेट करता है एम्प्लॉइज एफर्ट्स को। इसके क्या क्या फीचर या क्या क्या करेक्टर हैं? तो ये करेक्टर ही 5 करेक्टर मिलकर इसकी डेफिनेशन को क्रिएट करते हैं। प्यारे दोस्तों, लीडर के पास पावर होती है ताकि वो एक इंडिविजुअल को इन्फ्लुएंस कर सके। तो लीडर कौन होता है प्यारे दोस्तों? लीडर हैविंग द कैपेबिलिटी और एबिलिटी, ताकि वो किसको इन्फ्लुएंस कर सके? किसी भी इंडिविजुअल को क्या कर सके? इन्फ्लुएंस कर सके। और इन्फ्लुएंस ही नहीं करता, वो इन्फ्लुएंस करके वो सारे ऐसे एक्ट को करता है जिससे उसका बिहेवियर चेंज हो जाए, बिहेवियर को चेंज कर देता है। वो अपने और अपने सबॉर्डिनेट के बीच में रिलेशन एग्जिस्ट करता है। वो किसके बीच में रिलेशन एग्जिस्ट करता है? अपने और अपने सबॉर्डिनेट। रिलेशन रिलेट करेगा तभी तो उनको इन्फ्लुएंस कर पाएगा। तो इन्फ्लुएंस करने के लिए रिलेशन को लेकर आता है। फिर वो सारे काम करता है जिससे कि कॉमन गोल को आसानी से अचीव किया जा सके। लीडरशिप कभी होती है, कभी नहीं होती है, हमेशा चलती रहती है। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट 5 पॉइंट्स। जो किसी पर्सन में हो तो वो लीडर होगा। प्यारे दोस्तों, ये बड़ा अच्छा है। लीडरशिप कौन, लीडर कौन होता है? बॉस, ये मैनेजर्स होता है। वो क्या, किसको गाइड करते हैं? सारे सबॉर्डिनेट को, ताकि एक कॉमन गोल डायरेक्शन के अंदर सब लोग काम कर सके, वर्क कर सके। सो प्यारे दोस्तों, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे आप बहुत सारी केस स्टडी देखोगे। लीडरशिप के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है टाइप ऑफ लीडरशिप। टाइप ऑफ लीडरशिप के अंदर ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, कौन सी भैया? Then the second is called participative leadership, कौन सी भैया? The third one is called free reign leadership। सबसे पहले बात करते हैं किसकी भैया? ऑटोक्रेटिक में। ऑटोक्रेटिक के अंदर एक बॉस होता है। बॉस के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिफिकेशन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफिशिएंसी होती है। एफिशिएंसी अलग अलग, उसके पास बाकियों के कंपैरिजन में ज्यादा एफिशिएंसी आने के कारण, होने के कारण वो बॉस बन जाता है और वो अपने सभी सबॉर्डिनेट को ऑर्डर देता है और बाय फोर्स उनसे काम कराता है। अगर कोई ऑर्डर को डिसओबे करेगा तो उसको बदले में क्या देगा? पनिशमेंट देगा। क्या देगा भैया? अब ये ऑटोक्रेटिक के अंदर वो अपने डिसीजन को अकेला खुद ही लेता है, किसी से कंसल्ट, किसी से डिस्कशन नहीं करता। तो प्यारे दोस्तों, क्या क्या कीवर्ड है ऑटोक्रेटिक के अंदर? ऑर्डर देता है, खाली ऑर्डर ही नहीं देता, इंसिस्ट करता है भैया ओबे करना है। अगर ओबे नहीं करेगा तो क्या कर, बदले में क्या मिलेगा? पनिशमेंट। ये अपने फ्यूचर प्लान के बारे में किसी से भी डिस्कशन नहीं करता, सारे डिसीजन अपने आप में ही लेने होते हैं। इसीलिए डिसीजन कैसे होते हैं? बहुत तेजी से होते हैं। पक्का ना भैया? कौन सा टाइप? ऑटोक्रेटिक। चार्ट बनाना है प्यारे दोस्तों। ऑटोक्रेटिक का दूसरा नाम बॉस सेंटर्ड लीडरशिप भी है। क्या है भैया? इसका तीसरा नाम ऑथोरेरियन भी है। क्या है भैया? क्योंकि सारी अथॉरिटी अपने पास रखता है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मिनिमम लेवल पे करता है, करता ही नहीं है ये। सो प्यारे दोस्तों, देन नेक्स्ट इज कॉल्ड पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। कौन सी भैया? पार्टिसिपेटिव का दूसरा नाम डेमोक्रेटिक लीडरशिप और ग्रुप सेंट्रलाइज लीडरशिप भी कहते हैं। प्यारे दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है? बॉस का नाम बताओ कौन है? ए, बी सी डी क्या है? सबॉर्डिनेट। बॉस सबसे पहले कंसल्ट करता है, देखना एरो इस डायरेक्शन में भी है। सबसे पहले कंसल्ट करता है और कंसल्ट करके सब आपस में एक दूसरे से भी कंसल्ट कर सकते हैं। देखना फ्लो का डायरेक्शन चार्ट में हर डायरेक्शन में है। सो हर आदमी, हर बॉस सबॉर्डिनेट के साथ कंसल्ट करता है एंड देन डिसीजन लेता है और वो डिसीजन कम्युनिकेट करता है फिर किसको? सबॉर्डिनेट को। क्लियर है ना भैया? सो डिसीजन के अंदर खाली बॉस ऑर्डर देता है या सबका मिला जुला डिसीजन होता है?
सो प्यारे दोस्तों, इसके अंदर क्या वर्ड है, पहला उल्टा करके लिखना, कंसल्टिंग, पहले कंसल्ट करता है एंड देन ऑर्डर देता है, कंसल्टिंग एंड ऑर्डरिंग। फिर प्यारे दोस्तों, ग्रुप डिस्कशन नहीं होता है या होता है, डिसीजन सारे लोग मिलकर लेते हैं, इसीलिए मॉरल कम होता है या ज्यादा हाई होता है। सो प्यारे दोस्तों, नॉलेज एक दूसरे की शेयर कर पाते हैं, इसीलिए ज्यादा अच्छे बेटर डिसीजन हो पाते हैं। सो प्यारे दोस्तों, क्या क्या नाम थे दोबारा बताओ इसके? पार्टिसिपेटिव लीडरशिप, डेमोक्रेटिक लीडरशिप, फिर क्या, ग्रुप सेंटर लीडरशिप, ग्रुप इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ बॉस इंपॉर्टेंट था, दैट्स अ बॉस सेंटर लीडरशिप। इसके अंदर क्या है भैया, ग्रुप इंपॉर्टेंट है, ग्रुप सेंटर लीडरशिप। फ्री रेन लीडरशिप, भैया फ्री रेन लीडरशिप का दूसरा नाम लेजी फेयर कहते हैं। तीसरा यहाँ इंपॉर्टेंट, बॉस दूर बैठ, यहाँ पर क्या होता है, ध्यान से सुनना, सारे वर्कर हाईली स्किल्ड, हाईली एफिशिएंट, हाईली क्वालिफाइड पीपल होते हैं, उन्हें कोई बताने की जरूरत ही नहीं होती, वो खुद अपने इंस्पायरेशन से काम करते हैं, इसीलिए बॉस दूर बैठ के बस उन्हें देखता रहता है और सारे लोग मिलकर काम करते रहते हैं अपने आप ही, फ्रीली एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, कोई भी किसी से मिलता है, एंड दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज फ्री रेन। जहां मर्जी बरसात पड़े, जो मर्जी जिस मर्जी से मिले, बॉस इंटरप्ट नहीं करेगा। सो प्यारे दोस्तों, बॉस क्या करता है, कंप्लीट फ्रीडम देता है, बॉस पावर को अवॉइड करता है, यूज ही नहीं करता, कोई इंटरफेरेंस नहीं करता, सारे हमारे सबॉर्डिनेट क्या होते हैं, हाईली स्किल्ड, हाईली एक्सपीरियंस्ड पीपल होते हैं। क्लियर है ना भैया? कौन सा लीडरशिप याद दिलाओ? फ्री रेन। दूसरा नाम, तीनों तीनों नाम याद रखना। फिर क्या भैया, सबॉर्डिनेट सेंटर लीडरशिप, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चार्ट को अपने दिमाग में टिका के रखना, ये चार्ट आएगा तो सारे करेक्टर और इससे आने वाले 3-4 केस स्टडी को हम बड़े मजे से कर पाएंगे। सो प्यारे दोस्तों, चलें आगे। द नेक्स्ट वन इज, द नेक्स्ट इज कॉल्ड लीडरशिप के बाद भैया चौथा एलिमेंट क्या भैया, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन्स व्हाट, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डाटा फ्रॉम रिसीवर टू सेंडर। दो लोग होते हैं यहाँ पे, कौन कौन, रिसीवर, एक तो जिसको मिलना है वो, और एक भेजने वाला। सो प्यारे दोस्तों, डेफिनेशन क्या है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, और इस तरीके से फ्लो हो कि इंफॉर्मेशन समझ ले, कौन समझ ले, रिसीवर समझ ले, जो सेंडर ने इंफॉर्मेशन दी वो रिसीवर समझ ले। सो प्यारे दोस्तों, इसके अंदर प्रोसेस क्या है कम्युनिकेशन का, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है प्रोसेस। प्रोसेस के अंदर सबसे पहले कौन होना चाहिए, सेंडर। सेंडर के पास क्या होना चाहिए, अब मैसेज को वो ऐसे ही भेजेगा या एनकोड करेगा, एनकोड करेगा, वो एनकोड, भैया इसके बाद सीक्वेंस थोड़ा सा यहाँ बिगड़ा हुआ है, मीडिया, वो एनकोड मैसेज मीडिया के अंदर जाएगा, मीडिया के बाद जाकर फिर क्या करेगा, उसे रिसीवर पहले क्या करेगा, डिकोड करेगा, डिकोड करने के बाद रिसीवर के पास आएगा, रिसीवर को समझ में आएगा, रिसीवर समझने के बाद फीडबैक देगा, क्या देगा भैया, कि उसे आया या नहीं आया। फोन के अंदर बार बार हेलो करना, ये फीडबैक देना है कि भैया हाँ आ रही है आवाज। सो प्यारे दोस्तों, फिर आखिरी में ये भी देखना है कि नॉइस, हर कम्युनिकेशन सिस्टम में इंटरप्शन लेवल होता है कि वो नॉइस लेवल कितना है, कितना कम, कितना ज्यादा। दोबारा बताना प्रोसेस के सारे स्टेप, क्या ये सबको आ गया, सबको आ गया, पहला स्टेप, फिर मैसेज के बाद एनकोडिंग, एनकोडिंग के बाद मीडिया, मीडिया के बाद डिकोडिंग, डिकोडिंग के बाद रिसीवर, रिसीवर के बाद फीडबैक के बाद नॉइस। प्यारे दोस्तों, इंपॉर्टेंस कम्युनिकेशन के क्या क्या फायदे, फायदे तो कम्युनिकेशन के जितने भी बना सकते हो कम है, कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है, कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा होगा तभी तो हम डिसीजन अच्छे से ले पाएंगे, मैनेजमेंट एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, कोऑर्डिनेशन ज़्यादा से अच्छा होगा, लीडरशिप अच्छी हो जाएगी। सो प्यारे दोस्तों, ये दूसरा, कम्युनिकेशन में दो चीज़ें सबसे कीमती हैं, वन इज कॉल्ड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन एंड द सेकेंड इज कॉल्ड टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। प्यारे दोस्तों, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर कम्युनिकेशन सिस्टम को हम दो पार्ट में बांट लेते हैं, कौन कौन से, फॉर्मल और इनफॉर्मल। ये लगभग लगभग ऐसा ही है जैसे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की चर्चा करते थे। फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर कैसे कैसे होता है, वर्टिकल, क्या भैया, और कैसा भैया, हॉरिजेंटल। प्यारे दोस्तों, वर्टिकल के अंदर आप कम्युनिकेट कर रहे हो अपने बॉस को, बॉस बॉस के बॉस को, और इस तरीके से ऊपर से नीचे की तरफ और नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है कोई चीज, दैट इज कॉल्ड वर्टिकल कम्युनिकेशन। क्या इसमें दो तरह के फ्लो होते हैं, कैसे कैसे, टॉप टू डाउन, डाउन टू टॉप। टॉप वर्टिकल का समझ में आ गया।
आप अपने बॉस को कह रहे हो, बॉस के बॉस को इंफॉर्मेशन दे रहे हो, आप अपने सबॉर्डिनेट को दे रहे हो, दैट इज कॉल्ड वर्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम। हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या, आप अपने कॉलीग्स को, अपने सेम डेजिग्नेटेड पीपल्स को कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हो, तो देन दैट इज कॉल्ड कौन सा भैया, हॉरिजेंटल। प्यारे दोस्तों, दैट फॉर्मल कम्युनिकेशन सिस्टम जो जानबूझ के डेलिबरेटेडली प्लान करके ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए बनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड फॉर्मल। इनफॉर्मल जो जानबूझ के हम नहीं बनाते, अपने आप ही हेल्प के लिए, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करने के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ऑटोमेटिक पे खुद ही बन जाता है। सो प्यारे दोस्तों, अब दो टाइप याद दिलाओ, कौन कौन से। इसके डीपर सब डिवीजन में आते हैं, ये 12th में जनरली नहीं थे, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन सीयूईटी। दैट इज टाइप ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। ध्यान से चलना भैया। सबसे पहला था सिंगल चेन। क्या भैया, सिंगल चेन। सारे लोग एक लाइन में आपस में बंधे होते हैं, कोई भी अपना पर्सन, कोई भी पर्सन कम्युनिकेट कर सकता है अपने से कॉन्जिक्यूटिव ऊपर वाले पर्सन को या अपने से नीचे वाले पर्सन को। क्लियर है ना। अपने से डायरेक्टली रिलेटेड पर्सन को कम्युनिकेट कर सकता है और उसके माध्यम से नेक्स्ट रिलेटेड पर्सन को। इस तरीके से कम्युनिकेशन का सारा सिस्टम फॉलो होता है। क्लियर है ना भैया। सिंगल चेन के कितने एंड होते हैं, 2। चलिए जी आगे। देन दिस इज कॉल्ड व्हील। क्या भैया, व्हील। अच्छा, व्हील के अंदर जरा ध्यान से देखना, ये पहिया है ना, पहिए में बॉस कौन है भैया, पढ़ के बताना, ए। अब कोई भी इंफॉर्मेशन सी को बी को भेजनी है तो वो नहीं भेज सकता, वो पहले सी को इंफॉर्मेशन पहले बॉस को देनी पड़ेगी और फिर बॉस से होती हुई किसके पास जाएगी, बी के पास। तो यहाँ सारी इंफॉर्मेशन व्हील सिस्टम के अंदर कौन कंट्रोल करता है सारे कम्युनिकेशन सिस्टम को, बॉस। तो सारी इंफॉर्मेशन का कम्युनिकेशन कहां से होता जाएगा, बॉस। कहीं भी सीक्रेसी रखनी हो तो प्यारे दोस्तों कौन सा कम्युनिकेशन सिस्टम रखेंगे, व्हील। सो प्यारे दोस्तों, व्हील के बाद हम फिर आगे चले, सर्कुलर। क्या भैया, सर्कुलर के अंदर सारे लोग एक सर्कल में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसके कोई एंड नहीं होते। सिंगल चेन के अंदर 2 एंड होते हैं, इसके कोई एंड। कोई भी पर्सन कम्युनिकेट कर सकता है अपने एडजॉइनिंग 2 पीपल को। किसको कर सकता है, अपने एडजॉइनिंग 2 पीपल्स को, और वो एडजॉइनिंग 2 पीपल आगे अपने एडजॉइनिंग अगेन पीपल को कर सकते हैं। देन द नेक्स्ट इज कॉल्ड फ्री फ्लो। फ्री फ्लो नाम से ही पता चलता है कोई भी आदमी किसी से भी कम्युनिकेट कर सकता है ना भैया, कोई भी आदमी किसी से भी कम्युनिकेट कर सकता। एक आखिरी बहुत था, किसी को याद हो तो, ये भूल गए इतना जल्दी, इन्वर्टेड वी। क्या भैया, इन्वर्टेड वी। इन्वर्टेड वी में आप किसको कम्युनिकेट कर सकते हो, अपने बॉस को और बॉस के बॉस को, बॉस के नेक्स्ट बॉस को। किसको कम्युनिकेट कर सकते हो, दोबारा बताओ, बॉस को और बॉस के बॉस को। एक बार दोबारा बोलो, फॉर्मल के सारे टाइप। पहला क्या था, दूसरा, व्हील की खासियत याद दिलाओ, सारी इंफॉर्मेशन किसके पास होके जाएगी, बहुत सारी इंफॉर्मेशन को क्या करके रखता है, कंट्रोल करके। वो चाहेगा तो कम्युनिकेट करेगा, चाहेगा तो। देन सर्कुलर में कोई भी पर्सन एडजॉइनिंग 2 पीपल को कर सकता है, लेकिन कोई 2 एंड नहीं है। फ्री फ्लो में कोई भी किसी को भी कर सकता है। इन्वर्टेड वी में आप अपने बॉस को और बॉस के बॉस को कम्युनिकेट कर सकते हो डायरेक्टली। क्लियर है ना भैया। देन दूसरा क्या था भैया, इनफॉर्मल के टाइप। प्यारे दोस्तों, सबसे पहला क्या है भैया, सिंगल स्टैंड। चिल्ला के बोलो, क्या था भैया, सिंगल स्टैंड के अंदर प्यारे दोस्तों इनफॉर्मल बोले तो अपने आप ही चल रहा है, तो सारे लोग एक लाइन में बंधे हुए हैं। आपने कोई बात कही तो लाइन से होती हुई बात दूसरे पर्सन तक पहुंच गई, दूसरे एंड तक पहुंच गई, एंड दैट इज कॉल्ड, जानबूझ के डेलिब्रेटेड है या अपने आप हो रहा है, अपने आप हो रहा है। सो जैसा कि मेरे रमन भाई ने मौर्य को कही, मौर्य ने पड़ोसी को सुना दी, रातावाल तक बात पहुंच गई। सो प्यारे दोस्तों, देन क्या है भैया, गॉसिप। चिल्ला के बोलो, गॉसिप। गॉसिप के अंदर सपोज करो मेरी बहन क्लास के अंदर बोल रही थी और सबका अचानक ही ध्यान बहन की तरफ पहुंच गया। कोई फॉर्मल लाइन नहीं थी, कोई प्लान नहीं था, और सब ने इस बहन की बात सुन ली, या सब आपस में एक दूसरे से बतला रहे थे, बातचीत कर रहे थे, तो सब एक दूसरे की तरफ कंसंट्रेटेड थे। सो प्यारे दोस्तों, एक्स जो बात कर रहे थे वो अचानक सब ने सुन ली, एंड दैट इज कॉल्ड गॉसिप। प्यारे दोस्तों, देन क्या भैया, प्रोबेबिलिटी। क्या भैया, प्रोबेबिलिटी के अंदर ये खुशी बहन बात कर रही थी, तो प्रोबेबिलिटी के अंदर क्या हुआ, अचानक से कुछ लोगों का इंटरेस्ट खुशी की बात पे आ गया, कुछ का कुछ नहीं है, कुछ बाहर रह गए, और उन लोगों ने सुन ली बात, बाकियों ने नहीं सुनी। देन दैट इज कॉल्ड क्लस्टर। क्या भैया, क्लस्टर के अंदर क्या होता है, खुशी बोली तो खुशी की रिलेटेड फ्रेंड्स ने बात को तवज्जो दी, बाकी ने सुना ही नहीं, दैट इज कॉल्ड क्लस्टर। क्या भैया,
क्लस्टर प्रोबेबिलिटी में अचानक से कुछ लोग इंटरेस्टेड हो जाते हैं, क्लस्टर में केवल रिलेटेड पीपल इंटरेस्ट का दिखाते हैं। आर यू गॉट इट? इनफॉर्मल के क्या क्या तरीके थे बताओ दोबारा? सिंगल स्टैंड, गॉसिप, प्रोबेबिलिटी एंड क्लस्टर। सो प्यारे दोस्तों, फॉर्मल और इनफॉर्मल के फायदे ये वैसा ही था जैसा फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के फायदे घाटे, तो उसमें कुछ भी नया नहीं, तो मैं इसको आगे लीव करूंगा। सो प्यारे दोस्तों, अब इसके अंदर आखिरी सबसे बढ़िया चीज आती है बैरियर ऑफ। भैया बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जानबूझ के बैरियर्स लगा के रखती हैं ताकि फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन नहीं हो। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में अपने आप ही होता है, वो चाहती हैं बैरियर्स हट जाए। तो बैरियर्स क्या क्या होते हैं प्यारे दोस्तों, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लीडरशिप में से आएगा टाइप ऑफ लीडरशिप, 3 याद दिलाना, ऑटोक्रेटिक, पार्टिसिपेटिव एंड फ्री रेंज। यहां पर आता है सबसे इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन का प्रोसेस, उसके टाइप, और आखिरी सबसे ज्यादा कीमती बैरियर्स। बैरियर बोले तो सबसे पहले सिमेंटिक बैरियर। कौन सा बैरियर? ये रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? रिसीवर ने ही वर्ड्स को गलत तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया, रिसीवर ने गलत तरीके से वर्ड्स को अंडरस्टैंड कर लिया, दैट इज कॉल्ड कौन सा बैरियर? सिमेंटिक बैरियर। मेरे दोस्तों, किसी ने बड़े खराब शब्दों में लिखा तो पढ़ने वाला गलत पढ़ गया, सिंबल्स का इस्तेमाल किया और सिंबल के उसने दूसरे मतलब निकाल दिए। ट्रांसलेट करना था, ट्रांसलेट किया तो ट्रांसलेट सही नहीं किया, पढ़ते वक्त अजम्पशन रॉन्ग ले ली, रॉन्ग तरीके से डिकोडिंग कर लिया। देखना ये सारे किसके एस्पेक्ट से हैं? रिसीवर कैसे, रिसीवर ने डिकोड गलत किया, रिसीवर ने उसको वर्ड्स को गलत तरीके से समझा, दैट इज कौन सा बैरियर भैया? सिमेंटिक बैरियर। देन द सेकंड इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल बैरियर। क्या भैया? आप साइकोलॉजिकली, इमोशनली ही समझ ही नहीं पाए, तो इसमें क्या क्या आता है भैया? प्रीमेच्योर एवेल्युएशन। क्या भैया? आपके घर में आपकी मदर कुछ कह रही थी, वो पूरी बात भी नहीं बोली, आपने मान लिया यही कह रही होंगी, पक्का ना? दैट इज कॉल्ड प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। फिर लैक ऑफ अटेंशन, जब वो कह रहा था तो हमने, हमारा साइकोलॉजिकल फिनोमेना था, हमारा ध्यान कहीं और था, इसीलिए समझा ही नहीं हमने ढंग से। सो प्यारे दोस्तों, लॉस बाय ट्रांसमिशन, बोला शब्द अमेरिका में कुछ 50 वर्ड्स बोले, लेकिन यहां आते आते तक लाइन में 4-5 वर्ड्स नॉइस के कारण डिस्टर्ब हो गए, दैट इज लॉस बाय ट्रांसमिशन। डिस्ट्रस्ट, प्यारे दोस्तों, ये विश्वास ही नहीं हुआ वो बोल सकता था, इसीलिए हमने काम ही नहीं किया। आर यू गॉट इट? क्या क्या तरीके थे प्यारे दोस्तों, दोबारा बोलो? प्री मैच्योर इवैल्यूएशन, लैक ऑफ अटेंशन, लॉस बाय ट्रांसमिशन, डिस्ट्रस्ट। प्यारे दोस्तों, फिर क्या भैया? ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, जानबूझ के ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन अपने आप ही बैरियर का काम करती है। प्यारे दोस्तों, उसकी पॉलिसी है, जानबूझ के बैरियर्स लगा रखे हैं। आप बॉस से बात ही नहीं कर सकते, आप सीईओ के पास जा ही नहीं सकते। सो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है। एक्सेसिव रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए, आप अपने कमरे से बाहर नहीं जाएंगे ड्यूरिंग द वर्किंग आवर, तो दिस इज रूल एंड रेगुलेशन, और ये बैरियर का काम करते हैं। सो प्यारे दोस्तों, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, पता ही नहीं आपके बॉस के बाद कौन कौन ऊपर हेड में बैठा है और कौन कौन नीचे है, तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन चार्ट भी बैरियर का काम करता है। ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज, ऑर्गेनाइजेशन में आपको फोन रखने की फैसिलिटी नहीं दी जा रही, आपके पास कम्युनिकेशन करने के लिए बैरियर्स लगा दिए, तो फैसिलिटीज कम देना भी बैरियर का काम करता है ना भैया। देन द लास्ट इज कॉल्ड पर्सनल बैरियर। पर्सनल बैरियर भी अगेन रिसीवर के लिए, रिसीवर का मन ही नहीं होता मैं सुनूं, क्लियर है ना? दैट इज कॉल्ड कौन सा भैया? पर्सनल। फियर ऑफ अथॉरिटी, डर लगता है मेरे को कोई जिम्मेदारी दे देगा, इसीलिए सुनता ही नहीं है। बहुत बार करते हो ना आप भी घर में। सो क्या भैया? फियर ऑफ अथॉरिटी। इंसान हो तो करेंगे दोस्तों, जानवर हो तो नहीं करेंगे, वस्तु हैं तब भी नहीं करेंगे। सो लैक ऑफ, विश्वास ही नहीं होता अपने ऊपर, इसीलिए सुनते ही नहीं है। So lack of authority, fear of authority, lack of confidence, lack of incentive, अच्छा इसीलिए नहीं सुनते, बदले में तो कुछ मिलेगा नहीं, काय सुने। फिर unwilling for communication, मन नहीं कर रहा अभी सुनने को, इसीलिए सोए रहो। आर यू गॉट इट? पक्का? कौन कौन से बैरियर थे दोबारा बताओ? पहला सेमेंटिक बैरियर, दूसरा साइकोलॉजिकल बैरियर, तीसरा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, चौथा, हाँ मजा आ गया, पक्का ना भैया? अब कम्युनिकेशन सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले आइडिया क्लियर होना चाहिए, जो मैसेज देना है उसका आइडिया क्लियर होना चाहिए। फिर प्यारे दोस्तों,
वो जो मैसेज है वो हम उस तरीके से बनाएं, उस तरीके से एनकोड करें जो रिसीवर के अकॉर्डिंग हो। रिसीवर की बुद्धि कम है तो उसके आसान सा मैसेज दो, उसकी बुद्धि अच्छी है तो अच्छा मैसेज दो। मैसेज जो भी कर देना हो उसको ज़्यादा अच्छा है, अगर लार्ज लोगों तक पहुंचाना है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स तक पहुंचाना है, तो पहले कंसल्टेंट से कंसल्ट कर लें। प्यारे दोस्तों, लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए जिससे हमारा रिसीवर आसानी से समझ सके, उसको लैंग्वेज को बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। प्रॉपर उसको बोलने के बाद फीडबैक लेना चाहिए, आया समझ में या नहीं आया। चैनल का कम्युनिकेशन के दो सिस्टम होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। क्या भैया कैसा? तो वो कम्युनिकेशन का चैनल आपका सही होना चाहिए, कोडिंग इनकोडिंग सही होनी चाहिए। आपने कोई प्लान बनाया तो प्लान को ठीक ढंग से बार बार फॉलो अप करना चाहिए। आई गॉट इट। दिस इज व्हाट द लास्ट टॉपिक, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन सबसे बड़ा टॉपिक है, अच्छे से करना। कम्युनिकेशन के सबसे पहले क्या था भैया, फ्लो कैसे होगा, फिर कम्युनिकेशन के फ्लो के बाद उसके फायदे क्या होंगे, उसके टाइप्स क्या होंगे। टाइप्स के दो टाइप बताओ कौन कौन से, फॉर्मल इनफॉर्मल, उसके सब टाइप क्या, फिर बैरियर्स आ गए, बैरियर्स क्या होंगे, कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रोवाइज कैसे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा चैप्टर है, मैं चाहता था आज इसको ख़त्म करूं। तो प्यारे दोस्तों, अगली क्लास में मैं 2 चैप्टर आपके लिए लेके आऊँगा। 10 मिनट लगेंगे कंट्रोलिंग को करने में, लेकिन उससे बड़ा चैप्टर मेरा एफएम होगा, बहुत शानदार से है, वहीं से प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी निकलते हैं, तो उनकी चर्चा करूँगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। भैया आगे आके बैठना, लाइट गई हुई है और काफ़ी टाइम तक लाइट नहीं आएगी, 4 बजे तक। तो इन्वर्टर पे ही चल रहा है, तो सब लोग आगे आगे बैठें ताकि पंखे आगे वाले आपको वर्कआउट कर सकें, हेल्प कर सकें।